नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। आप हमेशा इस कार्यक्रम में मिलते रहते हैं बहुत सारे अभिनेता, राजनेता, सिंगर और बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी। लेकिन आज के जो मेरे खास मेहमान हैं, जो आपसे मिलने आए हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि मैं बोलूँगी कि उनमें वो सारे गुण हैं जिन जिनके मैंने अभी नाम लिए। वो सिंगर भी हैं, अभिनेता भी हैं और राजनेता भी हैं। उन्होंने अपने सिंगिंग से भी आप सब लोगों का मन मोहा है। सिर्फ यूपी, बिहार, दिल्ली तक ही जो है उनका ये जो चाहना है वो सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के लोग जो हैं उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो मैं आज आपको मिलवाना चाहती हूँ हमारे आज के खास मेहमान, जो हैं हमारे यहाँ के सांसद मनोज तिवारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने इतने कीमती वक्त में से हमारे को ये वक्त दिया। लोगों को मुझे लगता है लोगों को एक मौका मिलने वाला है एक डिफरेंट मनोज तिवारी को जानने का। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत ज़रूरी है। मेरे तरफ से सबको नमस्कार। और ये संसार इतना बिजी है जी कि आप अपने बारे में जितना भी बता सकें या दुनिया के बारे में भी जितना जान सकें, जी। वो बहुत लाभप्रद है। देखिए, आजकल क्या है ना, मीडिया बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बड़ी सारी चीज़ों के मामले में मीडिया कई बार अच्छा भी बोलती है, लेकिन कई बार अगर नेगेटिव जाना लगती है तो नेगेटिव भी बहुत बोलती है। तो हमें आप जैसे लोगों के जिनसे जो दुनिया है या ऑडियंस वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाती है कई बार, तो मीडिया ये एक साधन बनता है उनसे जुड़ने का। तो लेकिन मैं चाहूँगी कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको भी थोड़ा सा जानें, कुछ जो आप इन रियल अपने को लेकर के या अपने कामों को लेकर के जो विचार रखते हैं, आपकी अपनी इंडिविजुअल एज अ पर्सन क्या सोच है, उसको भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हम पहले से सोच के ही नहीं रखते हैं। तो आप इमिडिएटली डिसाइड करते हाँ, हैं। क्योंकि देखिए, ज़रूरी है। आप जब जी। पहले से, हम अगर आपके बारे में पहले से सोच ली जी। यार ये बस ऐसे ही है, तो फिर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो गई। राइट। आप आने दीजिए, जी। लोगों को सुनिए, उनको अपना परिचय देने दीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए। राइट। पहले दिन, पहले हफ्ते में जरूरी नहीं कि आप सबसे जो चेहरा दिखेगा वही होगा, या मैं ही दिखा रहा हूँ तो सावधान रहो कि कि बहुत हो सकता बातें है हो कुछ सकती और हैं। हो। तो पहले तो हम पहले से क्यों सोचें। जी। क्रिकेटर भी प्री प्लान शॉट में रहेगा तो कैच आउट हो जाएगा। सो ट्रू। बॉल जैसी हो वैसा खेलना है। मतलब पहले से धारणा नहीं बनाते हैं। बनाना ही नहीं चाहिए। जी। जी। पहले से धारणा मत बनाओ बिना जाने। जी। और मैं तो कहता हूँ कि अगर जानते भी हैं आप, जी। तो भी आपको मान लीजिए बहुत सारी निगेटिव बातें पता है सामने वाले की, ट्रू। तो थोड़ा उसमें कुछ पॉजिटिव होगा वो भी ढूंढो, अरे वाह। और शायद उसकी चर्चा उससे निगेटिविटी उसकी ख़त्म कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है पॉजिटिविटी अगर हम ढूंढेंगे तो नेगेटिविटी पे हावी अल्टीमेटली पॉजिटिविटी हो ही जाती है। संसार में सकारात्मक रहने से बड़ा कोई गुण ही नहीं है। बहुत सही सर, बहुत सही। मैं सबको बोलते रहता हूँ जितना जी। आता है समझ में। मनोज जी, मैंने अभी नोटिस किया रिसेंट टाइमिंग में कि आप अपने नाम के साथ मृदुल जो है लगाते हैं। तो ये कोई टोटका है, कोई न्यूमरोलॉजी मतलब कोई की गई है इसके अंदर? मतलब कहाँ से आपको ये आया कि मृदुल जो है यहाँ पे साथ में लगाना चाहिए नाम के? नहीं, ये जी। मेरे लिए मेरी परिधि है। ओके। आपको मृदुल रहना है मनोज, आपको सॉफ्ट, मृदुल का मतलब होता है सॉफ्ट होता है, सौम्य है, सॉफ्ट। जी। तो हम अपने अपोनेंट पे बहुत अटैक भी करते हैं, तो मैं मृदुलता नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल तो हम जीव हैं ना। जी बिल्कुल। तो हम लोग बचपन से, वेद की एक श्लोक है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु। आप जैसे अपने लिए सोचते हो ना, जी। आपको सुई चुभेगा तो दर्द होगा, उसको भी दर्द होगा। बिल्कुल। आपको अपमान से तकलीफ हो रही है तो उसको भी अपमान से तकलीफ होगी। जी। आपको दुत्कार से तकलीफ हो रही है, उसको भी दुत्कार से तकलीफ होगी। झिड़कने से अगर आपको तकलीफ होती है तो उसको भी तकलीफ होगी। बिल्कुल। तो आत्मवत सर्वभूतेषु, सब जीवों को अपनी तरह समझो। बड़ा दुनिया बहुत बड़ा है जी। हमारा जी। जी। ऐसा नहीं कि हम एक लाइन बोल दें तो दूसरा लाइन नहीं आएगी, आएगी। क्योंकि वो कहते हैं कि एक उस शब्द आता है, क्या बोलते हैं उसको, कि अपवाद हर जगह होता है। जी बिल्कुल, सीखा आपने। लेकिन
आपने जो बातें बहुत अच्छी बोली और मैं भी कहीं ना कहीं इस बात से तो सहमत हूँ, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बोला कि दूसरे का दुख समझ पाना और मृदुल लगाने से कहीं ना कहीं उस बात का आभास आपको हर समय रहेगा ये कि मेरा चैलेंज है हाँ कि आपको सॉफ्ट रहना है। बिल्कुल सर, चैलेंज ये, क्योंकि आपको अगर मैं मैं बताऊं, आपकी कई लोग हमको बहुत साथ रहने वाले लोग जी। छोटी छोटी बात में बहुत उल्टी पुल्टी बात बोल देते हैं, मैं डिलीट मार देता हूं, उसका याद ही नहीं रखता उसको, जी। ताकि मुझे भी ना दोबारा देखने को मिले कि उसने ऐसा एसएमएस लिख दिया था, क्योंकि इतनी भीड़ है कि याद ही नहीं रहेगा। बाद में उसको खुद को भी अगर इंसान होगा तो उसको जरूर दुख होगा। देखिए सर तो डिलीट कर लेते हैं, मनोज जी आपने तो चीज़ों को डिलीट कर दिया और बहुत, मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा लाइफस्टाइल और एक अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी बोली हुई बातें आई एम श्योर कि सामने वाला डिलीट बिल्कुल नहीं कर पाता होगा। कर देना चाहिए। और जैसा कि मृदुल का मतलब सौम्य है, लेकिन अगर हम आजकल आपकी स्टेटमेंट्स की बात करें जो कि बहुत ही बोल्ड हैं, बहुत अपफ्रंट हैं, तो मुझे नहीं लगता सर उसको कोई डिलीट करके सो पाता होगा। अमर्यादित नहीं होगा। मान लीजिए हम राहुल जी के लिए कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल, मैं मुद्दा अगर मैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए कुछ बोल रहा जी। हूँ, मैं ममता दीदी के लिए कुछ बोल रहा हूँ, तो ये शब्द जरूर सुनेंगे, राहुल जी जी ये आपका, ये जो आपका आचरण है जी, ये वो बहुत ही ऐसे आचरण से आप अपने जो आपका परिचय है या जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा आपको। तो हम राहुल जी नहीं छोड़ेंगे, हाँ हाँ हमको अरे राहुल तो अरे बोल सकता, राइट, अरे अरविंद तो क्या, तो जैसा अरविंद केजरीवाल जी हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए बोल देते हैं, तो वो हम नहीं बोल सकते, वो हमारा मर्यादा तो रहेगा। हाँ, क्योंकि केजरीवाल जी कहीं ना कहीं अपने आप को भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी देखते हैं और आई एम वेरी श्योर कि आपने अभी रिसेंट टाइमिंग में उनको लेकर के काफ़ी कुछ बातें कही हैं, और ख़ास करके जो शराब घोटाले का जो मामला सामने आया है, उनके पार्टी के काफ़ी लोग ऑलरेडी जेल की एक तरीके से हवा खा रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि ऑलरेडी अंदर हैं। बट अरविंद केजरीवाल जी बहुत बड़ा दावा करते हैं कि उनके जितना तो ईमानदार कोई है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या मतलब आपको भी उनकी ईमानदारी को लेकर के शक है, या फिर सिर्फ बोलने बोलने वाली बातें हैं ये सब? अब मुझे क्या, पूरी दिल्ली, पूरी दुनिया को, पूरे देश को शक है। जी विजय, सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल जी के नाम के साथ झूठा शब्द जुड़ गया है। आप गूगल भी करिएगा ना, जी झूठा, तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी की फोटो आती है, 4-5 में आ जाएगी। तो इसका मतलब कि गूगल पे तो जो उस नाम से ज़्यादा सर्च होते हैं वो मालूम होता है। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी सबसे कम समय में अपने बनने और अब तक में दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बन चुकी है। उनके जितने, जिनको कहते तुलना करते हैं, मतलब आप सोचिए कि हम तो कहना भी, कहने में भी हमको शर्म आती है कि जिसकी तुलना भगत सिंह जी से कर रहे हैं और वो जेल में है और कोर्ट बेल नहीं दे रही है। मान लीजिए मनोज तिवारी कुछ कहता है तो ठीक है, इट्स पॉलिटिकल, मे बी पॉलिटिकल, राइट, लेकिन कोर्ट आपको बेल न दे, दैट इज नॉट पॉलिटिकल, दैट इज लीगल। तो लीगली आपके लोग जो सबसे करीब जिनको मानते थे, सबसे अच्छा बोलते थे, वो जेल में है, बेल नहीं मिल रही है। और अब आपसे जब पूछताछ शुरू हुई तो वही अरविंद केजरीवाल जी जो कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, और अभी आरोप लगने के बाद पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो उसमें भाग जाते हैं। तो क्या मतलब इसको देख सकते हैं, कई बार क्या होता है जब जब आप पे इल्ज़ाम लगते हैं तब इंसान थोड़ा सा बौखला भी जाता है और उसके बाद बहुत सारी अलग अलग बातें जिस तरीके से करना शुरू कर देता है। एक तरफ इतना बड़ा इल्ज़ाम है उनकी पार्टी पे, उनके पार्टी के लोगों पे, दूसरी तरफ ऑफ कोर्स वो वापस से दिल्ली में बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और अपने आप को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना वाकई बहुत बड़ी बात है। पर जैसा कि आपने बोला कि गूगल पे जनरली अगर हम झूठा, जैसे फॉर एन एग्जांपल टाइप करें और अरविंद जी का नाम आएगा, तो क्या ये सच में उनकी करनी है? लेकिन झूठा, लापरवाह, गैर जिम्मेदार, भ्रष्टाचारी, और इसके साथ पॉलिटिशियन जोड़ दीजिए तो अरविंद केजरीवाल जी की फोटो आती है। और देखिए, सपना तो आप कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन वो भविष्य में पार्षद भी बन पाएंगे कि नहीं, मुझे डाउट है। क्यों? इसका एक कारण है जी। पहला मुख्यमंत्री आपने देखा होगा मायरा, जो कहता है हम साइन नहीं करेंगे। अरे आप सीएम क्यों बने हो जब आपको साइन नहीं करनी है? तो साइन कौन नहीं करता है? जो सोचता है अगर हम ये फंस गए काम करते हुए ना तो मेरा साथी पकड़ा जाएगा।
अब उसके बाद मनोज तिवारी क्या बोले? आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। जी। दुनिया में कोई चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो नहीं है। डिपार्टमेंटलेस और विजनलेस भी मैं बोलूंगा। अगर विजनलेस नहीं होते जी। तो आज दिल्ली क्या है? गैस चैम्बर बनी है, जी। गंदे पानी से लोग परेशान हैं, यमुना जी की गंदगी से परेशान हैं, छठ जैसा त्योहार यहाँ प्रतिबंधित करने लगे अरविंद केजरीवाल जी। आप देख लीजिए कि बुजुर्गों के पेंशन बंद कर दिए हैं। मोदी जी 5 साल और भोजन अनाज फ्री में देंगे और आप नया राशन कार्ड नहीं बना रहे हैं। जी। हम 5 लाख रुपए का फ्री इलाज देना चाहते हैं, आप बोलते नहीं मोदी जी का नाम हो जाएगा। हम गरीबों को आवास देना चाहते हैं, पूरे 4 करोड़ लोगों को पूरे देश में दे दिए, आप दिल्ली में नहीं देने देते हो प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये आप सजा दे रहे हो लोगों को कि आप कुछ सुविधा दे रहे हो। उसके बाद भी मैं यही कहता हूँ कि मनोज तिवारी की क्षमता नहीं है कि किसी को जेल पहुंचा दे। जिसका कर्म ऐसा होगा उसका कर्म जेल पहुंचाएगा। क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपकी इस बात पे आना चाह रही थी कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है, पहले आप बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो है सिंगर हैं, आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, आपने बहुत फेमस जो है गाने भी गाए हैं, और भोजपुरी में तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक बहुत नाम जो गूंजता है वो मनोज तिवारी जी का ही गूंजता है। तो तिवारी जी, आपने जो पहले जनरली कहा गया कि जब जब आपने जो जो गाने गाए वो एक प्रिडिक्शन की तरह होते थे, आप गाना निकालते थे उस तरीके का रूल एक निकल के आ जाता था। तो आजकल आपके जो मैं बोल सकती हूँ आपके मुख से अरविंद जी के जेल जाने की बातें भी बहुत ज़्यादा निकल रही। तो क्या हम इसको प्रिडिक्शन की तरह ले, पता चले कल हम सो करके उठे और कल को ये बात ही सच हो गई कि अरविंद केजरीवाल जी हमें अचानक जेल में ही नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, अरविंद को जेल मनोज तिवारी नहीं, अरविंद जेल जाएंगे ही जाएंगे, कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जी। अपराध किया है। वो व्हाट्सएप वीडियो पे कॉल करके और बोले हैं ये विजय नायर मेरा आदमी है, इसको आप 100 करोड़ रुपया दे दो, ये मेरी गारंटी है। और वो आ गया है जांच एजेंसी के पास। तो ये वही बात हो गई ना, जैसे अभी 508 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ले लिया। अभी अभी जब मैं आपके स्टूडियो में घुस रहा था तो जो व्यक्ति जो महादेव ऐप बनाए हुए थे उनका वीडियो आ गया दुबई से कि भैया इन्होंने जब जब मांगा हमने दे दिया, 508 करोड़ रुपया दिया, भारत सरकार ईडी हमको माफ़ करे, हम गवाह बनने को तैयार हैं। अब आप सोचिए अमायरा या हमारे जो देश के लोग सुन रहे हैं हम लोगों को जी। यार, आप मुख्यमंत्री बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद सट्टा का खेल खेल रहे हो। आप मुख्यमंत्री बनने के बाद शराब घोटाला कर रहे हो। अब समझ में आया ना कि वाई यू आर नॉट साइनिंग, आप हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहे थे। तो इसमें कुछ ऐसा हो जाएगा तो नहीं कहना है जी। अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्दी, वो कब जाएंगे मुझे नहीं पता, बट उन्होंने जो पाप किया है उनको जेल जाना ही जाना है। उनको ना दिल्ली की माताओं बहनों की हाय भी लगी है जी। आप जानते हैं, मैंने अमायरा जी। मैंने ऐसी ऐसी बहनों को गली में आके रोते बिलखते देखा। कह रही स्कूल के सामने शराब की दुकान खुलवा रहे हैं, मंदिर के सामने शराब की दुकान खुलवा रहे हैं, ये लीगली यू कांट। मस्जिद के सामने, गिरजाघर, गुरुद्वारे के सामने। बिल्कुल। तो उस दिन जब महिलाएं विरोध करने लगी तो हमने उनका सपोर्ट किया। हमने कहा माता जी आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ, बीजेपी आपके साथ है। बिल्कुल। तो बहनें हम लोग को पकड़ लेती थी। जी। उस दिन अरविंद केजरीवाल का पीसी आया था कि नहीं नहीं, इससे बहुत राजस्व मिलेगा दिल्ली को, ये बीजेपी यहाँ का विकास रोकना चाहती है। अब विकास क्या मिला? अगर हमारे कैमरामैन भी यहाँ होंगे, इनकी गली जाके देख लो कैसी टूटी हुई, अगर दिल्ली में रहते होंगे तो। सोनिया विहार जाओ, बुराड़ी जाओ, किराड़ी जाओ, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि हम दिल्ली में रहते हैं। थोड़ी पानी होगी जल जमाव हो जाएगा। जी जी, बहुत बुरा हाल तो है इस मामले में। ये सारी चीजें अब सोचिए, सरकार अरविंद केजरीवाल की लोकल 70,000 करोड़ बजट उनके पास जी। और मेरा बजट 1 साल का 5 करोड़, उनका 1 साल का 70,000 करोड़, हम सातों सांसद मिला के 35 करोड़ और उनका 70,000 करोड़ प्लस प्रति विधायक 10 करोड़। उसके बाद भी प्रगति मैदान का टनल हम बनाते हैं, मेट्रो का 4था फेज हम लेके आते हैं जी।
मुंबई के लिए सड़क हम बनाते हैं, पेरीफेरी हम बनाते हैं, धौला कुआं की सड़क चौड़ी करके हम देते हैं, महिपालपुर का जाम हम हटाते हैं, एलिवेटेड रोड घोंडा से लेकर के और खजुरी कल होते हुए करावल नगर होते हुए श्यामली बागपत सहारनपुर हम लेके जाते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल, ये मुद्दे छोटे नहीं हैं, ये दिखने में भलाई सुनाई देने में आपको छोटी छोटी बातें लग रही होंगी, लेकिन ये दिल्ली की बहुत गहरी समस्या है जिस पे सोच विमर्श करने का जो जिम्मेदारी एक तरीके से वो हमारी जनता की है, आप ही की है। तो आपको भी देखना कि आपके आसपास आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। मनोज जी, आपसे मेरा एक अगला सवाल जो ये रहेगा, मैं काफ़ी इच्छुक हूँ जानने में कि आपने जो अपने करियर की शुरुआत की थी पॉलिटिक्स में, खास करके हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो आपने यूपी से शुरुआत की थी, फिर उसके बाद के जो इलेक्शंस थे वो आपने दिल्ली से यहाँ से लड़े सांसद के रूप में। मैं 90 से राजनीति में हूँ जी, मैं छात्र राजनीति में भी था। बिल्कुल, वो कॉलेज का अखिल भारतीय विद्यार्थी जी, परिषद जी। ABVP में था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। जी, और अभी यात्रा यहाँ तक आई है। असल में जो शुरू में आपने कहा ना कि नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, असली क्या है, हम लोग सेवक हैं। जी, हमारे प्रधानमंत्री वो प्रधान सेवक हैं। तो बेसिक जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है जी, उसको मोदी जी ने चेंज कर दिया है, राजनीतिक संस्कृति चेंज कर दी है। बिल्कुल। आप हमको कुछ भी बोल दीजिए, हम आपसे गुस्सा नहीं करेंगे, मोदी जी का निर्देश है। कोई पब्लिक आती है, वो कितना भी गुस्सा हो कि हमको कोई बात बोली, हम उसको समझेंगे, भैया आप लिख के दे दो, आप बता दो थोड़ी सी बात, जी। हम उसको नाराज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो दुखी होके आता है उसको नाराज होने का हक है, उसका प्रतिनिधि हम लोग हैं। वाह, ये भावना क्यों नहीं आ सकती है राजनीति में? बिल्कुल, ये भावना नॉर्मल लाइफ में भी अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि सर आधी से ज़्यादा तो समस्या वैसे ही ख़त्म कर देंगे आप। और एक राजनेता क्या इस कदर की सोच रखना, जो मेरे लिए बहुत नई बात है, जो मैं आज जान रही हूँ, आज पर्सनली मनोज जी के साथ बात करने का मौका मिला है और आप लोगों को भी उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव जानने का मौका मिला है कि इन रियल उनकी सोच कैसी है, वो कैसा सोचते हैं। सर 2024 बिल्कुल नज़दीक आ गया है, इलेक्शन बिल्कुल जो है सर पे भी हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हम तो 2047 तक की तैयारी कर रखे हैं। क्या बात है? 2047 में भारत को विकसित देश बनाना है। जी, देखिए, इस देश में कई बैरियर टूट गए हैं। जी, ये देश में लोग कहते थे ना, अरे भारत का कुछ नहीं हो सकता, अरे ये भारत का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, अरे ये भारत में कोई एक पार्टी पूरी बहुमत के साथ आ ही नहीं सकती। ये सब बैरियर थे ना। जी, बिल्कुल थे, बिल्कुल। यहाँ हो जाती तक थी कि हम बातें। लोग ये भी सुनते थे कि बैंक अकाउंट तो बड़े लोगों का होता है, वो गैस पे खाना तो बड़े लोग बनाते हैं। मोदी जी ने ये सारा बैरियर ट्रक से तोड़ तोड़ दिया। दिया। जी, एक सामान्य व्यक्ति के घर पे मैनेजर जाता है, बोलता है बहन जी आपका अकाउंट खोलना है मुझे, और 48 करोड़ अकाउंट खोल दिए हम लोग। वाह, हमारे देश के एक प्रधानमंत्री जी कहते थे, राजीव गांधी जी, जी, कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, आज 500 रुपया भी भेजना हो तो 500 पहुंचेगा उस गरीब भाई बहन को। वाह, 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 क्या बात है। 4 करोड़ लोगों का छत बना दिया। जी, और वंदे भारत, वंदे भारत। वंदे भारत ट्रेन में कभी बैठिए, जी, और रैपिड ट्रेन अब हम दिल्ली को खींच के ले जा रहे हैं मोदी नगर तक। मोदी नगर में आदमी बैठेगा और 45 मिनट में दिल्ली आएगा। जाएगा। अरविंद भाई कहते हैं हम दिल्ली वाला अपना बजट नहीं देंगे, क्योंकि स्टेट का केंद्र का एक रिश्ता होता है जी, कि अगर 51% केंद्र दे रहा है तो 49% स्टेट देगा। इन्होंने सब में, मेट्रो चौथे फेज में, प्रगति मैदान के टनल में, ये रैपिड ट्रेन, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। तो ये सारे बैरियर थे, इसको मैं क्या मानता हूं, ये बैरियर थे। अच्छा, सच में देखिए, ऐसा अमायरा आप भी नहीं सोचते होगे कि यार ये ध्यान में रोज नहीं रहता होगा। अभी देखिए 5 साल तक आगे जी, जो हमारे गरीब भाई राशन कार्ड से लेते हैं अनाज, उनका 1 पैसा नहीं लगेगा। 80 करोड़ लोगों को ये देश में कहां से क्षमता आ गई? और जबकि हम 12वें पोजीशन से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। और इसलिए हम बोले हम 2024 तक ही नहीं, हम तो 2047 तक सोच रहे की हैं। तैयारी है।
तो ये समझ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये सब तो मतलब सारी जनता पे ही भारी हैं, ये आपके लिए ही काम कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि मनोज जी ने बताया, अगर हम डेवलपमेंट की इन रियल बात करें एज एन इंडिविजुअल, अगर मैं भी पीछे जा कर के सोचूं तो बड़ा मुश्किल था ये सोच पाना, जैसा कि सर ने मेंशन किया कि क्या सच में सबके बैंकों में अकाउंट हो सकते हैं। गांव के जो लोग, मुझे लगता है आज वो हमसे शहरों वालों से भी ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, उनके पास हर वो सुविधा पहुंच रही है। गैस सिलेंडर की भी अगर हम बात करें तो वो और भी घर घर दरवाजे पहुंचा पे है। बैंक है, जो इतने पोस्ट ऑफिस थे ना, हमने सबको बैंक बना दिया मोदी जी ने। जी। और पोस्ट जो पोस्टमैन चिट्ठी लेके आता था, जी। अब वो टैब लेके आता है, बोलता है बहन जी आपका ये है, जी। आप अपना कोड वर्ड बता दीजिए आधार कार्ड, तो आपका पैसा इसमें डाल देते हैं। घर घर जाकर के देखिए बैंक के खाते ओपन किए गए हैं। तो रियल डेवलपमेंट तो यहाँ पे हो रही है, हमारी सरकार बिल्कुल हमारे ही फेवर में काम कर रही है। मनोज जी, 2024 के जो इलेक्शन तो आ ही रहे हैं, तो लोकसभा के चुनाव तो बिल्कुल सर पे, तो क्या आप भी जो है वापस हमारे को लोकसभा के चुनावों में दिखाई देंगे? आपकी कोई प्लानिंग हमारे साथ निश्चित शेयर रूप करें? से जी मतलब हमारी तो तैयारी यही है, जी। बाकी पार्टी की इच्छा। जी, क्योंकि अब ना, जैसे मैंने बोला ना कि मोदी जी ने राजनीतिक कल्चर भी चेंज किया, चेंज किया। तो अब हम ये आपके इंटरव्यू में नहीं बोलेंगे मैं लड़ रहा हूं अगला इलेक्शन, मैं जीत के आऊंगा, ऐसा नहीं बोल सकता। जी हम अगला इलेक्शन जीतेंगे, नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, और हम दिल्ली अपने जिस सीट से हैं वहाँ पे बहुत लोगों की सेवा करके जी ठीक स्थिति में हैं, बिल्कुल। तो पुनः हम लोगों की सेवा करें, मन की इच्छा है हमारी। मतलब हमारी तो अपनी तैयारी देखिए पूरी है। बाकी जैसा कि आपने कहा, जैसी हमारी पार्टी की और हमारी मोदी जी की हाँ। जो इच्छा रहेगी, ऑफ कोर्स उसका ख्याल रखते हुए, लेकिन अपनी तरफ से तैयारी हमारी पूरी है। और आप जनता से जनरली रूबरू करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे आपने दिल्ली की तो हमारे साथ शेयर भी करी, और आप बेसिकली बाय बर्थ बिहार से जो है बिलोंग करते हैं। हाँ। और बिहार में भी जो है इस टाइम राजनीति वो काफ़ी अलग ही, मुझे लगता है, एक मोड़ लिए हुए है। काफ़ी सारे बदलाव हमें बिहार में देखने को मिले। देखते ही देखते नीतीश जी ने हमारी बीजेपी जी को जो है एग्जिट ले लिया और तेजस्वी के साथ में हाथ मिला करके सरकार मिला ली। और अब वो सब भी बड़े तौर पे अगर हम बात करें तो एक इंडिया की जो पूरी टीम है वो फॉर्म होती चली जा रही है, जिसमें आप भी अपने आप में एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन उसके अंदर जोड़ने में लगी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये इंडिया कहने को नाम जो है एक बड़ा भारी सा उन्होंने हमारे देश का लिया है, वो टीम भारी पड़ने वाली है बीजेपी के ऊपर? बीजेपी को क्या इससे कोई खतरा महसूस करना चाहिए या कोई डर लगना चाहिए? देखिए, आपने बात शुरू की है नीतीश जी से। नीतीश जी से। जी देखो, सरकारें तो कई बार बन जाती हैं, जी लेकिन इमेज जब बिगड़ जाती है ना, तो फिर दोबारा नहीं बनती। नीतीश जी बहुत बड़े औरा के नेता जी रहे हैं, जी अभी भी वो हैं, जी। लेकिन उनकी इमेज को बहुत डेंट लगा है। जी ये मेरा वीडियो जो भी उनको दिखाएगा, जी तो मैं ये मैंने 2004 से उनको सपोर्ट करना शुरू किया था, और 5 में उनको चीफ मिनिस्टर बनाने में हम लोग भी लगे थे। जी लेकिन नीतीश जी बिहार के विकास पुरुष के रूप में जाने जाते थे। वो जंगल राज वालों के साथ चले गए, तो अब उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं के सपोर्टर्स उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप अवसरवादी हैं। जी तो ये धब्बा लगे नीतीश जी पर, इससे मुझे भी दुख होता है, बिल्कुल। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश जी ने बहुत, बीजेपी और जदयू मिलके जब काम कर रही थी तो नीतीश जी लीडर थे। जी दूसरी बात आपने कहा इंडिया, अब आप देखो इनका नाम तो यूपीए है, कंपनी का नाम यूपीए, और तो यूपीए नाम क्यों बदल दिए? इसलिए कि पहली कंपनी भ्रष्ट हो गई, पहली कंपनी पे बहुत सारे धब्बे लग गए, तो आपने सोचा हा, इस नाम से जाएंगे तो जनता पहचान लेगी, सुनो सुनो नाम बदलो। तो नाम बदल के क्या रखना है? जिस नाम को मोदी जी ने चमका रखा है, तो ऐसा इनका नाम क्या रखे हैं? इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक, ऐसा ऐसा शब्द लगाए हैं कि शॉर्ट में उसको I.N.D.I.A. लगे। जी बिल्कुल। तो वैसे ये इंडिया अलायंस नहीं है, ऐसा गलती मत करिएगा, इंडी अलायंस है, जी ओके। क्योंकि लास्ट के ए का मतलब अलायंस है। जी 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 और सबसे बड़ी बात है
कि जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते, जो सत्य सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कहते हैं ये इंडी अलायंस बना है, वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इंडिया का नाम सकारात्मक रूप से लोगे तब काम करेगा। भाई Intention बहुत matter वैसे कर तो एक रही है। आतंकवादी संगठन का भी नाम इंडियन हो मुजाहिदीन सकता है। जी। तो यहाँ से मतलब आपकी इस बात से सिर्फ एक सवाल समहाउ मेरे मन में आ गया है, मैं साथ साथ ही उसको लेना चाहूँगी कि क्योंकि ये विपक्ष की सारी पार्टियों ने मिलकर के जो नाम एक तरीके से रख दिया, ओवरऑल बन करके वो इंडिया ही बन रहा है, हालांकि उसमें अलायंस काउंट हो रहा है। बट रिसेंटली अभी एक मुद्दा भी सामने आया था जिसमें इंडिया का नाम बदल करके भारत रखने की बात होगी। तो क्या ये जो भारत को उठाया जा रहा है इतना ज़्यादा, क्या ये इस वजह से भी है कि क्योंकि उधर उधर की पार्टी का नाम इंडिया हो गया तो नहीं, हम भारत को तवज्जो ज़्यादा देंगे और हम भारत के नाम को ज़्यादा उठाएंगे? नहीं, ये तो बहुत पहले से है। आज के जी 1,00,000 वर्ष पहले भी जी जब शिव जी की स्थापना सोमनाथ में करी होगी भगवान श्री राम ने, जी और जब रावण पंडित के रूप में आए होंगे तो भी यही कहे होंगे आर्यावर्ते जम्बू दीपे भरत खंडे भारतवर्षे। तो ये तो 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 तब से भारत है। जी बिल्कुल। और इंडिया नाम, हम तो उदार लोग हैं, इंडिया भी स्वीकार, अंग्रेजों ने दे दिया, जी हम ले लिए, लेकिन भारत के नाम से परहेज क्यों? हम इंडिया माता की जय तो नहीं बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप भारत को क्यों भुलाना चाहते हैं? भारतीय संस्कृति है, जी उस भारतीय संस्कृति में जो बातें हैं उसको अंग्रेजियत में खोना नहीं चाहते हम। राइट सर। इसलिए हमारे देश का नाम मूलतः भारत है। जी। अब कई लोगों ने कहा कि ये अंग्रेजी अनुवाद है, जी। तो पाकिस्तान का अंग्रेजी अनुवाद क्या है बताया जाए मुझे। आप मुझे बताइए अमेरिका का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, जर्मनी का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, चाइना का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? सेम। आप फंस जाते हैं। बिल्कुल। मतलब भारत सब कुछ सहता है तो आप भारत को कुछ भी बनाते जाइए, कोई बात नहीं। हम इंडिया भी स्वीकार कर लिए हैं, इंडिया से हमको कोई परहेज नहीं है, लेकिन हमारा मूल भारत है, वो हमारी भारतीय संस्कृति उस नाम में भी झलकती है और उसके इतिहास में। जी, मैं वापस अपने मुद्दे पे आना चाहूँगी सर। बिहार की राजनीति, बिहार की राजनीति में काफ़ी, हम बात तो नीतीश जी से शुरू हो रही थी, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो काफ़ी यंग चेहरे वहाँ नज़र आते हैं, तेजस्वी वहाँ नज़र आते हैं, चिराग पासवान जी वहाँ हैं, तेज प्रताप का नाम भी लिया जा रहा है, कन्हैया तेजस्वी भी जी वहाँ चेहरे हैं। नहीं है, वो मोहरे हैं। चेहरा बनना और मोहरा बनना दोनों में अंतर है। जी जी। तो अरविंद केजरीवाल जी चेहरा नहीं है, मोहरा हो है, रहा है। देश विरोधी शक्तियों के मोहरे हैं। जी भाई जिनकी शुरुआत ही भारत विरोधी संस्था के चंदे से हुई हो, तो आज भी आप क्या करते हैं? आप अराजकता फैलाते हैं, आप रिपब्लिक डे को रोकना चाहते हैं, आप सत्ता में आने के बाद प्री प्लान सिग्नेचर नहीं करना चाहते हैं, और आपके भ्रष्टाचार के इतिहास इतने बड़े हो जाते हैं। तो तेजस्वी यादव जी हो या अरविंद के लोग चेहरे नहीं है, ये मोहरे हैं, सेम समझ लीजिए। क्योंकि तेजस्वी व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी हैं। मैं देखिए इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में जी। लेकिन वो जिनके मोहरे हैं ना, जो लोग सत्य सनातन संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, उनके मोहरे तेजस्वी आप कैसे बन जाते हैं? आपको तुरंत इस इंडी अलायंस को लात मार के हटा देना चाहिए, जिसने, क्योंकि आप तो कृष्ण के वंशज हैं। कृष्ण के वंशज भी अगर वोट के चक्कर में, तुष्टीकरण में ये सुन ले, उसी अलायंस का एक व्यक्ति कह दे कि हम लोग तो सत्य सनातन, ये कोरोना और कोढ़ की तरह और क्या क्या है, हमारी कृष्ण भगवान कोरोना और कोढ़ की तरह हो गए, और तेजस्वी यादव जी आप स्वीकार कर रहे हैं। आप तब स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि आप मोहरे हैं, आप चेहरे नहीं हैं। तो आप तेजस्वी को किसी भी प्रकार से बिहार का चेहरे के रूप में तो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, लेकिन मोहरे के रूप में ज़रूर देख रहे हैं।
अब मैंने इतनी बात बोल दी, जिसको समझना है समझ ले, कितनी क्या। बट बिहार में आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्योंकि अभी तो बड़ा कहना बड़ा डाइसी, लेकिन आपके हिसाब से फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे आने वाली बीजेपी की सरकार सरकार जो है, 2025 में बीजेपी की फुल फ्लेजेज सरकार बनेगी और बहुत लंबा चलेगी। क्या नीतीश जी वापस बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि बड़ा रीसेंट स्टेटमेंट उनका रहा कि इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने बहुत धीरे से ये बात बोली है कि बीजेपी के साथ तो हमारी दोस्ती जो है पुरानी है और वो हमेशा रहेगी। तो उनकी ये स्टेटमेंट अब इस मोमेंट पे आना, तो क्या ऐसा कुछ है कि वो बीजेपी में वापस आना चाहते हैं? हो सकता है डेंट इमेज ठीक करना चाहते हो। अब इस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम नीतीश जी का जी हम सम्मान ही करते हैं। आज भी हमने यही बोला जी। कि नीतीश जी, इमेज एक बार बनती है तो उसको बचा के रखना चाहिए। बिल्कुल, इमेज मैटर्स, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि एक बार इमेज पे ही अगर चोट लग जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको सुधार पाना। मनोज जी, अभी जो खबरों की अगर हम माने तो 22 जनवरी 2024 को मोदी जी फाइनली हमारे अयोध्या राम मंदिर का जो है उद्घाटन करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग है। आई एम सो हैप्पी टू आस्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो। और मुझे पता चला कि आप अभी रिसेंटली वहाँ पे विजिट भी करके आए हैं, तो क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है उसके बारे में प्लीज़ आप अपनी कुछ चीज़ें हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? मैं अभी गया था 17 अक्टूबर को, जी और मैं रामलला के दर्शन करने के बाद वो जो मंदिर अब बनने लगा है जी उसको देखा, अंदर गया, जी शिला को स्पर्श किया। शिला बिना लोहखंड के, मतलब एक शिला आती है तो उसमें शिवलिंग जैसा एक शिला निकली होती है, फिर दूसरी शिला आती है उसमें उतनी जगह होती है, फिर उसमें बेडकती रखी जाती है। जी और मैंने उसका स्पर्श भी किया, प्रणाम भी किया, थोड़ी सी घिसाई भी की, अरे वाह। और वो वीडियो रख लिया हूँ, जी क्योंकि मुझे लगता है मेरे जीवन का इससे सुखद पल नहीं हो सकता कि मैं उस भव्य श्री राम मंदिर को, जहाँ 500 वर्षों के बाद रामलला अपने भवन में पधारेंगे, इस देश के सनातन विरोधियों ने, जी इस देश की सरकारों ने भगवान राम को काल्पनिक बताना शुरू कर दिया था। वो राम जी आएंगे, विराजेंगे। तो मैं ये कहते हुए कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, शिला घिसाई होने लगी है, और राम की झलक मिलने लगी है। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। उसको मैं साकार रूप से देख के आया हूं। और मैं बताऊं, दुनिया में जहां भी लोग शांति पसंद लोग होंगे, सनातन प्रेमी होंगे, जी वो लोग जो इंसानियत में विश्वास करते होंगे, जो इंसान की मर्यादा में विश्वास करते होंगे, उन लोगों के लिए 22 जनवरी से बड़ा त्यौहार और क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यहाँ भी पे जाएंगे वहाँ पे। जैसा कि आपने अपने इतनी सुरीली आवाज़ में गाया, तो मुझे लगता है 22 जनवरी 2024 के लिए आप और हम दोनों एक बार साथ बोले कि देख नज़ारा क्या होगा, सोचिए तो वो नजारा क्या इससे प्यारा क्या होगा। सोचिए तो अयोध्या हमारा इससे प्यारा क्या होगा। सड़कें चौड़ी होने लगी हैं, सरजू जगमगाने लगी हैं, वाह वाह। भव्य भवन सब बनने लगे हैं, रंग रोगन लगने लगे हैं। अरे बड़ी है, राम जी की कथाएं हो रही हैं। जी। हम लोग इस साल रामलीला किए इसमें, जिसमें राहुल भूचर राम का रोल करते हैं, हम परशुराम का रोल किए। क्या बात है, क्या बहुत बात सुंदर है। मैं बोलूँगा कि 22 जनवरी को तो नहीं, 22 जनवरी के बाद आप लोग आइएगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी आएंगे, जो पूरे देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए व्यक्ति हैं। जी तो जब वो शिलान्यास पूजन से कर देंगे, फिर हम सब लोगों को विदिन अ ईयर
हम सब लोगों को अयोध्या जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरी पर्सनल गुजारिश भी है यहाँ पे कि एक बहुत अच्छा काम होने जा रहा है, बहुत शुभ काम होने जा रहा है, जिसके लिए मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं भारी होना चाहिए कि जिस चीज़ को हम लुप्त कर रहे हैं, वहीं पे मोदी जी हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे धर्म की रक्षा के लिए हमेशा आगे आकर के काम करते हैं और वो इन चीज़ों को इन रियल लुप्त होने से बचा रहे हैं। क्योंकि और मैं थोड़ा सा आपको बीच जी। में रोकूंगा मायरा, जी सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए नहीं, भारतीय संस्कृति संस्कृति। की रक्षा के लिए। जी बिल्कुल, मैंने वही कहा कि संस्कृति के लिए और हमारी भारतीय संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, हर चीज़ों के लिए वो हमेशा आगे धर्म आकर तो के कई काम लोगों करते हैं। ने समझ नहीं रहे हैं। जी जैसे हम धर्म माने समझते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। धर्म तब समझिए जब अधर्म समझ में आएगा। जी बिल्कुल। तो भारतीय संस्कृति का जो सूर्योदय हो रहा है 22 जनवरी को, ओहो, निशब्द हूं मैं। जी, तो हम सबको इंतज़ार है 22 जनवरी का, जिस दिन फाइनली अयोध्या का जो है उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों द्वारा होगा। और आपने अभी मनोज जी की आवाज़ में वो सुना होगा, उनके वो इमोशंस रन कर रहे थे जब वो ये शेयर कर रहे थे कि उनकी जो रिसेंट विजिट रही है वो कितना उनको वो टच्ड फीलिंग आई है। और हर चीज़ बहुत जल्दी जो है आपके सामने आएगी। बताया है मनोज जी ने, उन्होंने कुछ तो वीडियो बना ली है, पर वो जल्दी ही उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सही वक्त आने पर। जी जी मनोज जी, 2024 में मैं आपसे वापस फिर एक बार ज़रूर मिलना चाहूँगी, एक इंटरव्यू में आपके साथ और करना चाहूँगी। तो वो जो इंटरव्यू जब मेरा मनोज जी के साथ में होगा, तो क्या वो केंद्रीय मंत्री मनोज तिवारी जी के साथ होगा? देखिए, मैं इन सब प्रश्नों पे ना, जी मैं पॉलिटिकल नहीं होता, मैं बहुत बिंदास होके बोलता हूँ। बिल्कुल। कौन व्यक्ति है जो सांसद हो और उसके मन में ये लड्डू नहीं फूटते हैं कि मैं मंत्री बनूं? सबकी इच्छा होती है। जी मेरी भी इच्छा है और मेरी जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण हो रहा था जी। वो भी ठीक ठाक हुआ है। जी तो मैं मन से तो चाहता हूँ, जी लेकिन अगर नहीं भी बना तो भी उतना ही खुश हूँ। तो भी उसी ऊर्जा के साथ मुझे नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश के सांस्कृतिक, भौतिक, जी अंतरिक्ष विज्ञान, वैज्ञानिक, खेती से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, जी। युवाओं से संबंधित हर क्षेत्र में भारत ऐसे ही लहलहाता रहे जैसे हम लोग के पीछे लहलहा रहा है ना, वो उसके लिए काम करता रहूंगा मैं। जी, लेकिन आपने तो अपने बहुत अच्छे विचार मेरे साथ अब साझा किए कि बिल्कुल बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं बनेंगे तब भी सेम ऊर्जा के साथ ही मिलेंगे। लेकिन ये आज मैं एज अ मायरा यहाँ पर मेरी इच्छा को प्रबल शक्ति देते हुए, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, अच्छा। तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी आप कि तो भविष्य भी देखते हो। जी बिल्कुल कि आने वाले समय में जो है मैं केंद्रीय मंत्री मनोज तिवारी जी के साथ जो है उनका इंटरव्यू करूँ, हम ऐसे ही बैठे चाय पे चर्चा करें, ऐसी मैं आशा करती हूँ और इसी को मैं मैनिफेस्ट करना चाहूँगी। और आज आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम श्योर ये पॉडकास्ट आप सबको भी बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मनोज जी ने आज अपने दिल की बातें बहुत खुल करके हमारे साथ साझा की हैं और मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए इंटरव्यू, जी उसमें मुझे इसमें आज बहुत अच्छा लगा। आपके सवाल, आपके तौर तरीके, आपकी सवाल पूछने के जो स्टाइल्स हैं, सर, वो सब very कुछ, grateful। तो मुझे भी इंतजार रहेगा इस पॉडकास्ट का। जी, तो आज का हमारा पॉडकास्ट हम अब यहीं ख़त्म करते हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए और आप वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट का। थैंक यू।